हेलो दोस्तों, नमस्कार। ड्रीम कैंपस में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवजीत सिंह। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इंसर्जेंसी इन नॉर्थ ईस्ट। ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आपका इंटरनल सिक्योरिटी में तो पूछेगा ही पूछेगा। इसके अलावा ये आईआर के लिए भी इम्पोर्टेंट है, तो इसको थोड़ा ध्यान से समझने की ज़रूरत है। हालांकि इसको शुरू करने से पहले इसके पहले एक टॉपिक है, उसको देख लेते हैं। जेएनके सेपरेटिस्ट मूवमेंट लो इंटेंसिटी वार, या इसको प्रॉक्सी वार भी बोलते हैं। यहाँ पे उद्देश्य केवल इतना है कि हम इसको समझेंगे कि ये क्या है। बाकी और सब सारी चीज़ें और फैक्टर्स क्या क्या रिस्पॉन्सिबल हैं इसके लिए, और ये कैसे कैसे ऑपरेट हो रहा है, कौन इसके लिए जिम्मेदार है, स्टेट एक्टर्स, नॉन स्टेट एक्टर्स, ये सब चीज़ें हम लोग पहले ही देख चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो मेन उद्देश्य है इस टॉपिक को पढ़ने का, समझने का, वो यही है कि हम इसको जान लें कि लो इंटेंसिटी वार या प्रॉक्सी वार क्या होता है। दोस्तों, लो इंटेंसिटी वार इज ए लॉन्ग एंड प्रोट्रैक्टेड स्ट्रेटजी टू अचीव अ डिजायर्ड रिजल्ट which cannot be achieved through direct war. It can be in the form of armed burial, armed revolt, या फिर गुरिल्ला वारफेयर, पॉलिटिकल रेवोल्यूशन, नेशनल वार ऑफ इंडिपेंडेंस, ये सब हो सकते हैं। आसान भाषा में इसको हम समझें कि अगर आप डायरेक्ट युद्ध करके किसी से नहीं जीत पा रहे हैं, तो उसके साथ कुछ ऐसी चीजें करिए कि जिसकी वजह से उसकी आर्थिक स्थिति थोड़ी कमजोर हो जाए, समाज में कुछ ऐसी परेशानियां आ जाए कि सामाजिक जो हार्मनी होती है वो डिस्टर्ब हो जाए, या फिर जो उसका इंटरनेशनल इमेज है वो गड़बड़ हो जाए, वो खराब हो जाए, या फिर उसका जो टेक्नोलॉजिकल विकास है या पॉलिटिकल डेवलपमेंट है, स्टेब्लिशमेंट है, ठीक है, साइंटिफिक अचीवमेंट्स हैं, वो उन सब चीजों में बाधा डालिए। तो कुल मिला के ये कि एक वो होता था ना पहले, कि हम खेलेंगे नहीं लेकिन खेलने भी नहीं देंगे। ओके, तो उस टाइप के उस मूड से अगर कोई काम करता है तो उसको हम बोलते हैं प्राक्षीवार। मतलब ये कि डायरेक्ट उनको पता है कि अगर हम डायरेक्ट आमने सामने युद्ध करेंगे तो ये हमको पटखनी दे देगा, हरा देगा। तो बेहतर यही है कि पीछे से छुप करके वार करो। उनके कुछ, देखिए, किसी भी कंट्री का या किसी भी सोसाइटी के कुछ पिलर्स होते हैं, जिसमें एक होता है सोसाइटी, ठीक है, एक होता है इकोनॉमी, एक होता है पॉलिटी। ठीक, तो अगर इन तीनों पिलर्स पे आप पीछे से छुप करके वार करिए, तो ऑब्वियसली वो कंट्री क्या हो जाएगी, धीरे धीरे कमजोर हो जाएगी। और जो सेपरेटिस्ट मूवमेंट चल रहे हैं जेएनके में, वो एक लो इंटेंसिटी या प्रॉक्सी वार के ही एग्जाम्पल हैं। कैसे? क्योंकि वो हमेशा वहाँ के लोगों के सेंटीमेंट के साथ खेलते हैं। वहाँ के जो लोकल पीपल हैं उनको कुछ ऐसी सुविधाएं भी मुहैया करवाते हैं जिससे वो लोकल इस्टेब्लिशमेंट को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश करते हैं, या फिर कभी-कभी वो आर्म्ड रिबेलियन भी करते हैं, डायरेक्ट बंदूक लेके कूद पड़ते हैं, मार देते हैं लोगों को। या फिर वहाँ का जो जो पॉलिटिकल सेटअप है जेएनके में, उनका उस उसमें भी उनका बहुत ज़्यादा रोल होता है, ताकि पॉलिटिकल रूप से उनको इस्टेब्लिश ना होने दिया जाए। ऑब्वियस सी बात है कि अगर किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री में जो वहाँ का पॉलिटिकल सेटअप है, अगर वो डिस्टर्ब हो जाएगा, तो फिर वहाँ पे कोई भी कार्य नहीं हो पाएगा, कोई भी काम नहीं हो पाएगा। तो दुश्मन आसानी से अपने जो है, जो भी उनके लक्ष्य हैं, उसको वो प्राप्त कर लेंगे। या फिर नेशनल वार ऑफ इंडिपेंडेंस, या फिर कुछ ऐसी चीजें करते हैं कि जिससे लोग पूरी तरह से ये कहते हैं कि अब जो है हमको तुम्हारे साथ नहीं रहना है, हमको इंडिपेंडेंट कर दो। ओके, तो ये इन सब चीज़ों की जो गतिविधियाँ होती हैं, इन सब तरह की जो गतिविधियाँ होती हैं, उसको हम बोलते हैं प्राक्षीवार। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। बहुत ज़्यादा ये नहीं है, कि कुल मिला के ये है कि डायरेक्ट जीत नहीं सकते तो इनडायरेक्ट जो है लड़ाई करो, तो उसको हम प्राक्षीवार बोलते हैं। अभी जो प्रॉक्सी जेएनके में चल रहा है, उनका मोडस ऑपरेंडी क्या है? मोडस ऑपरेंडी का मतलब उनका मेन मोटो का क्या है, कार्यशैली क्या है, वो कैसे कार्य करते हैं, इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। ओके, तो इनका जो मोडस ऑपरेंडी है, उसमें पहला पॉइंट है कि टू रन अ मैलिशियस कैंपेन फ्रॉम पाकिस्तान एंड पीओके टू मार द इंडियाज इमेज, जस्ट अ मिनट, हाँ, ओके, इंडियाज इमेज इन प्रिंट एंड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। मार का मतलब ये होता है कि बिगाड़ना, खराब करना, मतलब कि इंडिया की इमेज को ही कुछ इस तरह से ऐसे प्रोपोगंडा फैलाओ, ऐसी झूठी अफवाहें फैलाओ कि जिससे कि जो इंडिया की इमेज है वो जेएनके के लोगों के दिमाग में गलत तरीके से जाए। ओके, फिर उसके बाद टू फैसिलिटेट इनफिल्ट्रेशन ऑफ टेररिस्ट फ्रॉम द अक्रॉस बॉर्डर एंड कीप इंडियन सिक्योरिटी फोर्सेस कंस्टेंटली इंगेज्ड इन फाइटिंग द टेररिस्ट। इसको बहुत ज़्यादा समझाने की ज़रूरत है ही नहीं है। ये तो हमेशा आप देखते रहते हैं कि हमेशा बॉर्डर क्रॉस करके टेररिस्ट आते रहते हैं, और उनको जो फैसिलिटीज़ मुहैया करवाती है वो वहाँ की जो आर्मी है
या फिर वहाँ की जो सिक्योरिटी एजेंसीज है, इवन जो गवर्नमेंट है वो डायरेक्ट कभी-कभी देखा गया है कि इंडल्ज होती है उसमें। ओके, उसके बाद to attack the secular foundation of the state and support fundamentalist Islamic activities and ensured exodus of Hindus from the valley। जैसा कि आपने देखा कि 1989 में वहां से कश्मीरी पंडितों को भगा दिया गया, उनको वहां वैली जो है छोड़ने पे मजबूर किया गया। तो यहाँ पे इस पॉइंट का मतलब ये है कि हमारा जो सेटअप है, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू है, जो सेटअप है वो है सेक्युलर, मतलब कि सर्वधर्म समभाव वाली भावना है हमारे अंदर। लेकिन अब देखिए हर सोसाइटी में कुछ लोग लिबरल होते हैं, कुछ फंडामेंटलिस्ट होते हैं, कुछ कंजर्वेटिव होते हैं। तो जो लिबरल हैं उनको समझिए चलिए कोई फर्क नहीं पड़ता, वो जानते समझते हैं सारी चीज। लेकिन जो फंडामेंटलिस्ट होते हैं वो अपने रिलीजन को लेकर के, अपने सोशल वैल्यूज, कस्टम, ट्रेडिशंस, इन सब चीजों को लेकर के बहुत ही ज्यादा कॉन्शियस होते हैं। अगर उनको यह विश्वास दिला दिया जाए कि जो प्रेजेंट में जो सेटअप है वो आपके प्रिंसिपल्स और आपके वैल्यूज के अगेंस्ट है, या फिर आपका जो प्रिंसिपल या फिर जो आपका वैल्यूज है उसको ये नुकसान पहुंचा रहा है, तो ऐसे में क्या होगा कि जो फंडामेंटलिस्ट लोग होते हैं वो क्या करेंगे, उसके इन्फ्लुएंस में आ जाएंगे और अपने अपना जो इन्फ्लुएंस है, अपना जो प्रभाव है उसको बढ़ाने के लिए सोसाइटी के अदर सेक्शंस को जो है वो अदर सेक्शंस के ऊपर अटैक करेंगे। ऐसे में क्या होगा कि सोसाइटी पूरी तरह से बँटने लगेगी, एक दूसरे से लोग लड़ने लगेंगे, और जब सोशल सेटअप थोड़ा-सा डिस्टर्ब हो जाएगा, तब जो है जो टेररिस्ट एक्टिविटीज़ है, उसको ये लोग अंजाम देंगे। ओके? उसके बाद टू इंटरनेशनलाइज़ द कश्मीर इश्यू एट एवरी फोरम एंड पेंट इंडिया एज़ अ परसिक्यूटर ऑफ मुस्लिम्स। जो यहाँ के फंडामेंटलिस्ट हैं, जो यहाँ के सेपरेटिस्ट ग्रुप हैं, वो इंडिया की इमेज इंटरनेशनल लेवल पे इस तरह से बनाते हैं कि ऐसा कहते हैं कि जो इंडिया है ये मुस्लिमों को परसिक्यूट करता है, मतलब सताता रहता है। ओके, अगर ऐसी कंडीशन बनाएगा तो इससे क्या फायदा होगा उनको? फायदा ये होगा दोस्तों कि मुस्लिम जो आबादी है पूरे विश्व में वो काफी ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। आप देख सकते हैं कि मिडिल ईस्ट में पूरा मुस्लिम कंट्रीज हैं। तो एक छोटा सा ही एग्जांपल ले लीजिए कि जो मिडिल ईस्ट कंट्री है, इनका इंडिया से रिलेशंस अच्छे हैं। ओके, लेकिन अगर इनको पता चलेगा कि अगर ये पता क्या मान लीजिए कि मान लेते हैं और ऐसे ये प्रमाण प्रस्तुत कर दे पाकिस्तान कि मुस्लिमों का दुश्मन है इंडिया, तो ऐसे में क्या होगा कि हमारा रिलेशन मिडिल ईस्ट के साथ खराब हो जाएगा। और ऐसे ऐसे पूरा विश्व में अगर ये प्रोपोगंडा, ये झूठी अफवाहें फैलाई जाएंगी और प्रचारित की जाएंगी, तो ऐसे में पूरे विश्व में इंटरनेशनल जो इमेज है इंडिया की वो खराब होगी। तो इंटरनेशनल जो डिप्लोमेटिक हमारा डेवलपमेंट होता है, जो हमारा डिप्लोमेटिक अचीवमेंट होना चाहिए वो रुक जाएगा, और इंडिया कहीं ना कहीं जो है पीछे हो जाएगा। तो ऐसे में जो है जो सेपरेटिस्ट ग्रुप है वो अपना जो भी उनका इंटरेस्ट है उसको साधने में वो सफल हो जाएंगे। उसके बाद टू इंक्रीज टेररिस्ट एक्टिविटीज इन मुस्लिम डोमिनेटेड डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू। इसको आप जानते ही हैं, बहुत ज़्यादा समझाने की जरूरत नहीं है, वो हमेशा यही चाहते हैं जो वहाँ की मुस्लिम कम्युनिटी है उनको बरगला कर, बहला कर, फुसला कर, बहका कर, ठीक है, उनमें कुछ ऐसी उनका जो ब्रेन वॉश कर दिया जाए कि उनके अंदर ये भावना डाल दी जाए कि इंडिया की जो भी चीज़ें हैं वो आपके अगेंस्ट हैं, आपका भला नहीं चाहती है। तो उनमें लगता है कि चलो ठीक है, इंडिया हमारा काम नहीं कर रही है, भारत देश हमारा काम नहीं कर रहा है, तो हम टेररिस्ट जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके साथ मिल करके हम अपने लक्ष्य को पालेंगे। तो ऐसे में भी जो हमारा लोकल पॉपुलेशन है वो जो है डाइवर्ट हो जाएगी। उसके बाद टू चेंज द लो इंटेंसिटी वार टू हाई इंटेंसिटी वार एट एन अप्रोप्रिएट टाइम एंड टर्म, इट वाज इट एज अ वार ऑफ इंडिपेंडेंस। धीरे धीरे इनडायरेक्ट वार करते करते एक समय ऐसा आएगा, हालांकि ये नामुमकिन है, ऐसा नहीं होगा, लेकिन वो ऐसा बिलीव करते हैं कि पहले हम इनडायरेक्ट युद्ध करेंगे और एक समय ऐसा आएगा कि जो इंडिया है वो पूरी तरह से डिस्टेबलाइज हो जाएगी, और फिर उस समय हम फुल इंटेंसिटी में, जिसको हम हाई इंटेंसिटी कहते हैं, फुल इंटेंसिटी में फुल पोटेंशियल के साथ हम इस पे अटैक कर देंगे और इसको अपने में शामिल कर लेंगे, कब्जा कर लेंगे। दैट इज द विजन ऑफ सेपरेटिस्ट ग्रुप्स एंड टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस। ओके, कितना सही है कितना गलत है आप लोग खुद विचार कीजिएगा इस पे। मैं इसको आंसर राइटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने डिस्कस किया है, उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। अब आते हैं अपने मेन टॉपिक पे, इंसर्जेंसी इन नॉर्थ ईस्ट। देखिए इंसर्जेंसी क्या होती है इसको हमने पिछले लेक्चर में भी देखा था। इंसर्जेंसी का मतलब ये होता है कि किसी भी कंट्री में
एक ऐसा ग्रुप है जो यह चाहता है कि जो करंट गवर्नमेंट है इसको हटा के हम अपनी गवर्नमेंट बैठा दें। और इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए वो दो काम करते हैं। एक पैरेलल गवर्नमेंट बनाते हैं, ठीक है, पैरेलल गवर्नमेंट बनाते हैं जो कि लोकल लेवल पे अपने रूल्स, अपने रेगुलेशंस, अपने लॉ एक्ट ये सब खुद बनाते हैं। दूसरा, ये कभी कभी आर्म्ड रिवेलियन भी करते हैं, मतलब शस्त्र भी उठाते हैं। किसके खिलाफ? जो लोकल हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो हमारा पॉलिटिकल सेटअप है, उनके खिलाफ। एक चीज यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है दोस्तों कि जो इंसर्जेंट ग्रुप्स होते हैं वो लोकल पीपल को कभी नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते हैं। लोकल पीपल को तब तक नुकसान नहीं पहुंचाएंगे जब तक कि उनको यह विश्वास ना हो जाए कि लोकल पीपल गवर्नमेंट के कार्यों में इंडल्ज है, उनमें संलिप्त है, मतलब ये कि गवर्नमेंट का कार्य कर रहा है, गवर्नमेंट का ऑफिशियल है। ओके। हालांकि ये भी देखा गया है कि जो लोकल लेवल पे गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं उनके ऊपर भी ये जल्दी अटैक नहीं करते। हमेशा लोकल की जो समस्याएं होती हैं, लोकल लोगों की जो समस्याएं होती हैं, उनको उनका सॉल्व मतलब उनको उनका समाधान करने के लिए ये क्या करते हैं, हमेशा कार्य करते हैं। और यही वजह है कि जो इंसर्जेंट ग्रुप होते हैं, अनलाइक द एलडब्ल्यूई, लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म या नक्सलिज्म जो होते हैं, इनको लोकल लोगों का सपोर्ट प्राप्त होता है। और यही वजह है कि इनको हटा पाना, इनसे लड़ पाना बहुत ही मुश्किल होता है। तो इलाज दोस्तों यही है कि आखिर में देखिए, अगर कोई इंसर्जेंट बना है या कोई इंसर्जेंट ग्रुप ग्रुप है तो उसके पीछे कुछ कारण हैं, कुछ रीजन है, ठीक है, कुछ रीजंस हैं। तो उन रीजंस को आप आइडेंटिफाई कीजिए, उसको फुलफिल करने की कोशिश कीजिए, और तब जाकर के वो जब मेन स्ट्रीम में आ जाएंगे तब वो उनको लगेगा कि नहीं चलो ठीक है भाई, जो गवर्नमेंट है यही हमारे लिए बेस्ट है, यही हमारे लिए काम कर रही है। ओके। तो इंसर्जेंसी क्या होती है, इंसर्जेंट ग्रुप्स क्या होते हैं, इसको हमने पहले भी देखा था और आज भी समझ लिया। अभी हम देख लेते हैं जो मेन मुद्दा है हमारा कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं। देखिए स्टेट पीसीएस में तो सीधा सीधा ऐसे क्वेश्चन पूछेगा, लेकिन यूपीएससी में इसको थोड़ा सा घुमा के पूछेगा। आपको लिखना यही है, वो घुमाए कुछ भी, कारण सारे यही हैं। ओके। तो फैक्टर्स क्या क्या हैं जो नॉर्थ ईस्ट में इतनी ज्यादा इंसर्जेंसी है? सबसे पहले, फीलिंग ऑफ एलाइनिएशन एंड डेप्रिविएशन एमंग द ट्राइबल पॉपुलेशन। राइट फ्रॉम द ब्रिटिश एरा, वहां के लोगों ने हमेशा यह समझा है कि जो मेन लैंड है वो हमसे अलग है। ठीक है, क्यों? क्योंकि उस टाइम पे देखिए कनेक्टिविटी तो थी नहीं, कम्युनिकेशन का इतनी फैसिलिटी थी नहीं। तो वहां पे क्या हो रहा है, नॉर्थ ईस्ट में क्या हो रहा है, ये ना तो ये समझ पाते थे ना ये समझ पाते थे, इनके बीच में कोई कनेक्शन ही नहीं था। अब दूसरी तरफ से यहाँ पे देखिए नॉर्थ ईस्ट में ज्यादातर पॉपुलेशन ट्राइबल है, और ट्राइबल लोगों का अपना कल्चर है, अपना कस्टम है, अपना ट्रेडिशन है, अपना वे ऑफ लाइफ है, ठीक है, जो कि किसी भी तरह से जो मेन लैंड के लोग हैं उनसे मैच नहीं करती। ना तो उनका खाने पीने का तरीका, ना तो उनका बोलने का तरीका, लिंग्विस्टिक इतना ज्यादा वेरिएशन है कि हर 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर पे एक अलग ट्राइबल लैंग्वेज आपको मिलेगी। ठीक है। और ना ही जो इनका पहनावा है, ना ही इनका जो रहने का तरीका है, कभी भी जो मेनलैंड के लोग हैं इनसे मैच नहीं किया। तो यहाँ के लोग हमेशा ये समझते हैं कि ये पूरी तरह से ये दूसरी दुनिया है, दूसरा प्लेनेट है और हमारा दूसरा प्लेनेट है। तो ऐसे में दोस्तों जब तक देखिए एक कंट्री में रहने वाले जितने लोग हैं, जब तक इनके बीच में इमोशनल कनेक्ट नहीं होगा, तब तक जो वननेस की फीलिंग होती है, जो नेशनहुड की फीलिंग होती है, जो ब्रदरहुड की फीलिंग होती है, वो नहीं आएगी। और जब वो नहीं आएगी तो ये कभी भी सरकार के काम से या फिर जो मेनलैंड के लोग हैं उनके बिहेवियर से कभी भी संतुष्ट नहीं हो पाएंगे। ओके। तो ऐसे में वो ये चाहेंगे कि आखिर में हम लोग तो अलग ही हैं, क्यों ना ऐसा करें कि हम अपना एक गवर्नमेंट बनाए मिल के सभी लोग, और अपना राज करें। ओके, अपने हिसाब से अपनी तरह से पॉलिसीज बनाएं, एक्ट्स बनाएं और अपना विकास करें। तो एक सबसे बड़ा जो फैक्टर रहा है वो यही रहा है कि हमेशा उनके अंदर ये फीलिंग रही है कि हम तो मेनलैंड के नहीं हैं। उसके बाद सिमिलर इथनिसिटी अक्रॉस द बॉर्डर, बॉर्डर ऑन द म्यांमार साइड। देखिए जो बाउंड्री है, सबसे बड़ी बात ये कि हमारा जो बाउंड्री है ना वो बहुत ज्यादा अच्छे से उसको जो है क्या कह सकते हैं आपकी, बहुत अच्छे से लाइन वाइन या ड्रा इस तरह से कुछ नहीं किया गया है। तो जो ट्राइबल पॉपुलेशन यहाँ पे रह रही है उसके कुछ रिश्तेदार यहाँ पे रह रहे हैं, कुछ लोग यहाँ पे रह रहे हैं, कुछ लोग यहाँ पे रह रहे हैं, उनका खेत यहाँ पे है, उनका खेत यहाँ पे है, या फिर घूमते घूमते रिश्तेदारी इधर है और कुछ लोग इधर हैं तो चले जा रहे हैं। तो ऐसे में क्या है कि उनके अंदर ऐसा लगता है कि हम तो ना तो इधर के हैं ना तो इधर के हैं। ठीक है।
तो एक काम करो, ये सारे लोग एक साथ मिलके आओ और अपनी गवर्नमेंट बनाओ और अपना राज करो, मजे करो। ओके, तो एक फैक्टर बहुत बड़ा ये भी है। दूसरा, पोरोसिटी ऑफ बॉर्डर विद द म्यांमार ड्यू टू डिफिकल्ट टेरेन, जैसा कि हमने बताया कि पूरा एकदम हिली एरिया है, ठीक है, और यहाँ पे बॉर्डर को ड्रा करना बहुत ही मुश्किल है, तो इसकी वजह से ये पोरस है। मतलब ये कि यहाँ पे बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेज या फिर इस तरह की कोई व्यवस्था जो आपके जो भी चीज़ें बनाई जाती हैं वो सब चीज़ें नहीं हैं, चेक पोस्ट वगैरह कुछ है नहीं। तो कोई भी यहाँ पे आ जा रहा है, कोई भी कुछ भी हो रहा है, आर्म्स स्मगलिंग हो जा रही है, ड्रग्स आ जा रहा है, पैसा आ रहा है चाइना वगैरह से, ठीक है? तो ये सब सारी चीज़ें इन लोगों को फ्यूलिंग कर रही हैं। उसके साथ-साथ जो चाइना के लोग या फिर बाहर के लोग हैं वो इन्फ्लुएंस कर रहे हैं इनकी आइडियोलॉजी को डेवलप करने में। इवन अगर जब हमको लगता है कि अब ये बहुत ज़्यादा उपद्रव कर रहे हैं, इनको मारो, तो ये जब हम इनको मारने जाते हैं तो ये भाग जाते हैं म्यांमार में। भाई अब हर बार तो हम म्यांमार में जाके स्ट्राइक नहीं कर सकते। हालाँकि आपने देखा होगा कि 2016-17 में एक बार हमने स्ट्राइक किया था। 16-17 या 18 में आप इसको कन्फर्म कर लीजिएगा। ठीक है? स्ट्राइक किया था, तो म्यांमार की गवर्नमेंट ने कुछ नहीं कहा या फिर म्यांमार की गवर्नमेंट से हमने कंसल्ट करके किया था। हालाँकि हर बार ऐसा नहीं होगा और होता भी नहीं है और कभी हुआ भी नहीं था, ठीक है? तो ये एक प्रॉब्लम है कि पोरोसिटी बहुत ज़्यादा है। चेंज इन डेमोग्राफिक पैटर्न ड्यू टू इन्फिल्ट्रेशन फ्रॉम द अक्रॉस द बॉर्डर, ठीक है? अब देखिए यहाँ पे जो डेमोग्राफी है, जैसा कि हमने पहले ही कहा कि उनका जो लाइफ स्टाइल है, लिविंग वे है, वो बिल्कुल डिफरेंट है। लेकिन म्यांमार से लोग आ गए, भूटान से लोग आ गए, चाइना से लोग आ गए, इवन जो मेन लैंड है, यहाँ से लोग आकर के इनका जो डेमोग्राफिक सेटअप है उसको डिस्टर्ब कर रहे हैं। और जब भी उनका जो कल्चर है, कस्टम ट्रेडिशन है, उसमें कोई भी उंगली करेगा तो ऑब्वियसली उनको दुख होगा, ठीक है? तो एक कारण ये भी है। फिर उसके बाद डिस्कनेक्ट विद द अदर पार्ट ऑफ इंडिया एंड फेलो इंडियंस, इसके बारे में हमने चर्चा कर ही लिया। वाइड स्प्रेड करप्शन एमंग द रूलिंग एलिट्स, जो वहाँ पे देखिए मैक्सिमम पॉपुलेशन ट्राइब है, गरीब है, तो कुछ लोग उसमें एलीट क्लब के हैं जो कि थोड़े प्रॉस्पेरस हैं, अमीर हैं। तो जो रूलिंग है, जो पॉलिटिकल पकड़ है, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव जो चीज़ें हैं, सब पे जो थोड़े अमीर लोग हैं, वो लोग बैठे हुए हैं। तो ये कभी भी जो ट्राइबल पॉपुलेशन है, उनके विकास के लिए काम ना करके ये अपने लिए काम करते हैं। ओके, तो एक कारण ये भी है कि इस वजह से ये जो ट्राइबल गरीब पॉपुलेशन ये सोचती है भाई ये लोग तो हमारे लिए काम कर नहीं रहे हैं, जो इंसर्जेंट ग्रुप है चलो इन्हीं के साथ मिल लो, हथियार उथियार उठा लो और इनको मारो और अपना काम करो। ओके, तो इस तरह की चीजें हैं। फिर उसके बाद लैक ऑफ विजनरी लीडरशिप एमंग द ट्राइबल कम्युनिटीज, जो ट्राइबल कम्युनिटीज है उनमें लीडरशिप की कमी है। कोई भी बंदा आगे आकर के ऐसा नहीं कहता है कि चलो ठीक है हम आपको लीड कर रहे हैं और आपको सही दिशा में ले जाएंगे और आपका विकास करेंगे, डेवलपमेंट करेंगे, आपके लिए एजुकेशन, हेल्थ और इन सब चीज़ों की फैसिलिटीज़ की व्यवस्था करेंगे। तो ऐसा जो है लीडरशिप की कमी भी वहाँ पे देखने को मिलती है। लैक ऑफ डेवलपमेंट एंड बेसिक कम्युनिटीज, इसके बारे में हम जानते ही हैं कि जो गवर्नमेंट देखिए ऑब्वियस देखिए इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। जब हम इंडिपेंडेंट हुए तो ऑब्वियसली हमारा जो मेन फोकस था वो मेनलैंड था। बहुत दिन तक जो नॉर्थ ईस्ट का एरिया रहा, वहाँ पे डेवलपमेंट की चीज़ें पहुँच ही नहीं पाई। ये तो बात है कि जब हम इंडिपेंडेंट हो गए उसके बाद, ऑब्वियसली देखिए मेनलैंड पे आदमी का ज़्यादा फोकस था, गवर्नमेंट का ज़्यादा फोकस था क्योंकि ज़्यादातर पॉपुलेशन यहाँ रह रही थी। लेकिन इसके पहले भी जब ब्रिटिश टाइम का जो रूलिंग थी, उन्होंने यहाँ का क्षेत्र जो नॉर्थ ईस्ट का क्षेत्र था, चूँकि वो रिसोर्सफुल था, तो उसको उन्होंने केवल यूटिलाइज़ किया है, केवल एक्सप्लॉइट किया है, वहाँ के लोगों की भलाई के लिए कभी कोई काम नहीं किया। तो ऐसे में भी उनका जो विकास होना चाहिए था, वो तो हुआ नहीं, उल्टा वो और पीछे चले गए। ओके, एक तो वो ऑलरेडी पीछे थे, दूसरे जब हम गवर्नमेंट बनी हमारी 1947 में, तो जो हमारे डेवलपमेंट प्लान्स थे वो ज़्यादातर कहाँ के लिए थे, मेनलैंड के लिए थे। ऐसे में इनका विकास और भी धीरे धीरे पिछड़ता चला गया। फिर उसके बाद इजी अवेलेबिलिटी ऑफ आर्म्स एंड इम्यूनेशन, जैसा कि हमने कहा बॉर्डर पोरस है, तो वो म्यांमार की तरफ से भी, चाइना की तरफ से भी, भूटान की तरफ से भी, ओके, हर तरफ से वो खुला हुआ बॉर्डर है। तो हर तरफ से वहाँ पे हथियार आ रहा है, ड्रग्स आ रहा है, लोग भाग के आ रहे हैं, ठीक है। चाइना के कोई क्रिमिनल भगाया गया तो वो आके यहाँ पे छुप गया, तो अब भाई क्रिमिनल है तो अपना काम तो करेगा ही चाहे जहाँ रहेगा। ओके, तो ये इन सब चीज़ों को आई होप कि ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद पॉलिटिकल सपोर्ट फ्रॉम वेरियस फैक्शंस, जैसा कि हमने कहा कि चाइना से और भूटान तो नहीं लेकिन पाकिस्तान का इन्फ्लुएंस, या फिर जो आईएसआईएस है उसका इन्फ्लुएंस,
या फिर जो म्यांमार के सेपरेटिस्ट ग्रुप हैं, जो फंडामेंटलिस्ट हैं, उनका सपोर्ट, हमेशा इनको सपोर्ट मिला है, जिसकी वजह से ये और भी फल फूल रहे हैं। फिर उसके बाद इंस्टेबिलिटी इन म्यांमार, म्यांमार में अगर देखिए म्यांमार के साथ हमारा रिलेशन अच्छा है, लेकिन म्यांमार में खुद ही पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी हमेशा रहती है, तो वो अपने पड़ोसी देशों का कैसे भला करेगा। तो अगर एक बार म्यांमार में पूरी तरह से पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आ जाए, तो ऐसे में बहुत हद तक जो म्यांमार की तरफ से इन्फिल्ट्रेशन या फिर म्यांमार की तरफ से जो घुसपैठ हो रहा है, जो आर्म्स आ रहे हैं, ड्रग्स आ रहे हैं, या फिर जो यहाँ के जो इंसर्जेंट ग्रुप हैं, इंसर्जेंट के लोग हैं, वो भाग के वहाँ पे जा रहे हैं, तो उसको हम काफ़ी हद तक कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये पूरे फैक्टर्स हैं। ये देखिए, हमने फैक्टर्स को थोड़ा सा ब्रॉड करके बताया है कि ताकि आप जब एग्जाम में जाएं तो आपको कम से कम 5-7 पॉइंट तो याद ही रहे। ओके, देखिए, इस तरह से आप सोचिएगा कि कुछ सोशल फैक्टर्स हैं, हिस्टोरिकल फैक्टर्स हैं, जियोग्राफिकल फैक्टर्स हैं, ठीक है, पॉलिटिकल फैक्टर्स हैं और इंटरनेशनल फैक्टर्स हैं। तो ये 5-6 जो डायमेंशन है, ये सारे डायमेंशन हमने इसमें इंक्लूड किया है। तो आप अगर इस तरह से सोचेंगे तो आपके पॉइंट्स बन जाएंगे। ओके, उसके बाद गवर्नमेंट का रिस्पॉन्स क्या है, क्या रहा है अभी तक नॉर्थ ईस्ट के लिए। सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कि जो गवर्नमेंट जो भी स्टेप्स ले रही है उसके पीछे प्रिंसिपल्स क्या क्या है, मतलब कि उद्देश्य, मोटिव क्या है, करना क्या चाह रही है गवर्नमेंट। इसको हम प्रिंसिपल्स के रूप में देखेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि कुछ इनिशिएटिव्स गवर्नमेंट ने लिए हैं जो कि इन प्रिंसिपल्स पे बेस्ड हैं। सबसे पहले स्पेशल स्कीम्स बना दो, चलो ठीक है, मेनलैंड के लिए कुछ अलग स्कीम है, नॉर्थ ईस्ट के लिए कुछ अलग स्कीम है। और दोस्तों देखिए, इंडिया में इतना ज़्यादा डाइवर्सिटी है, इस तरह की स्कीम, टारगेटेड स्कीम्स का लॉन्च होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है? क्योंकि हर क्षेत्र के लोगों की आवश्यकताएँ, क्षमताएँ, ठीक है, ये सब अलग होती हैं। तो उस आवश्यकताओं और क्षमताओं को देखते हुए ही हमको उनके हिसाब से उनके लिए स्कीम्स बनाना चाहिए। तो पहला, तो गवर्नमेंट ने ये सोचा कि चलो इनके लिए हम अलग स्कीम्स बनाते हैं। दूसरा, स्पेशल पैकेजेस देते हैं, किसके लिए? इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करने के लिए। जैसे बजट में अगर ये कहा गया कि इस बार हम रोड एंड ट्रांसपोर्ट के मिनिस्ट्री को हम इतना रुपया दे रहे हैं, ठीक है, जितना भी जीरो बढ़ा लो, तो उसमें से उन्होंने ये कहा कि इसमें से जो 10% है ये, या 20% है, ये जो है पूरी तरह से नॉर्थ ईस्ट के लिए होगा। या फिर एक तरीका ये हो गया, या फिर स्पेशली बजट में ही ये कह दिया जाए कि इस बार हम इतना रुपया जो है नॉर्थ ईस्ट के इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट के लिए हम पास कर रहे हैं। तो इस तरह से जब टारगेटेड आपके पास एलोकेशन होगा, टारगेटेड बजट होगा, तो उस पे काम किया जाएगा। फिर उसके बाद प्रोपोर्शनेट यूज ऑफ फोर्स। देखिए, बहुत टाइम ऐसा आता है, देखिए जब हम एलडब्ल्यूई पढ़ रहे थे तो उसमें हमने 2 अप्रोच पढ़ा था, एक डेवलपमेंटल और एक ऑफेंसिव अप्रोच। मतलब ये कि हम डेवलपमेंट तो करेंगे ही करेंगे, बिना विकास किए तो वहाँ के लोगों का जो हर्ट है उसको तो हम नहीं जीत सकते। तो हम डेवलपमेंट तो करेंगे ही, लेकिन कभी-कभी ऐसा होता है, जैसा कि हमने पहले भी बताया था, कि कुछ बदमाश ऐसे होते हैं कि उनको कितना भी विकास की चीज़ें बता दो, वो अपनी बदमाशी नहीं छोड़ते। तो ऐसे लोगों के लिए फ़ोर्स का भी इंतज़ाम किया जाएगा। आप देख ही सकते हैं कि हम नॉर्थ ईस्ट में हमेशा कुछ न कुछ फ़ोर्स, पैरामिलिट्री फ़ोर्सेस लगा के रखते हैं। उसके बाद अगला प्रिंसिपल है डायलॉग एंड नेगोशिएशन। जैसा कि 2014 में हमने देखा कि एक एग्रीमेंट साइन हुआ। इंसर्जेंट ग्रुप्स जो हैं उनसे बात कीजिए, उनकी समस्याओं को समझने का प्रयास कीजिए, फिर उसका समाधान कीजिए। तो ये एक बहुत ही अच्छा तरीका है। फिर उसके बाद स्ट्रक्चरल चेंजेस टू गिव पॉलिटिकल ऑटोनॉमी। हमने 6th शेड्यूल अपने कॉन्स्टिट्यूशन में डाला कि, क्योंकि देखिए ये पॉलिटिकल ऑटोनॉमी देने का कारण ये है दोस्तों, जैसा कि हमने कहा कि जो ट्राइबल कम्युनिटी होती है उनका जीवन जीने का तरीका बिल्कुल अलग होता है। तो अगर जो व्यक्ति इनकी भावनाओं को नहीं समझ रहा है, इनके कल्चर, इनके कस्टम्स को नहीं समझ रहा है, और वह यह यहाँ पे जाकर के एडमिनिस्ट्रेटिव कार्य कर रहा है, तो वह न्याय नहीं दे पाएगा। ये शाश्वत सत्य है, इटर्नल ट्रूथ है, ठीक है? तो इसलिए उनको कुछ ऑटोनॉमी दी जाती है, और इसमें यह किया जाता है कि ट्राइबल लोगों, देखिए 6th शेड्यूल आप पढ़े होंगे, मुझे पूरी उम्मीद है। तो ट्राइबल लोगों को ही कुछ अधिकार दे दिए जाते हैं कि वो अपने रूल्स बनाते हैं, अपने एक्ट्स बनाते हैं, टैक्स कलेक्शन का भी कुछ उनको अधिकार दे दिया जाता है। इवन उनकी अपनी एक कोर्ट भी होती है, जहाँ पे वो लोकल मुकदमे की सुनवाई करते हैं और फैसला भी सुनाते हैं, ठीक है? तो इस तरह से ट्राइबल्स के बीच में एक जो एम्पावरमेंट की भावना है वो डेवलप हुई। तो एक प्रिंसिपल ये भी है। फिर उसके बाद डिसेंट्रलाइजेशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ द ट्राइबल राइट्स। डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब यही कि जो
एक पावर का डिस्ट्रीब्यूशन है, उसको सेंट्रल किसी एक व्यक्ति या सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में न रख करके स्टेट को फॉरवर्ड करो, ठीक है? स्टेट के आगे फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे फॉरवर्ड करो और फिर उसके बाद जो ऑटोनॉमस काउंसिल्स होते हैं उस तक फॉरवर्ड करो। तो ऐसे में जब पावर का डिसेंट्रलाइजेशन होगा तो लोगों के अंदर एक एम्पावरमेंट की भावना डेवलप होगी, ठीक है? उसके साथ साथ प्रोटेक्शन ऑफ ट्राइबल राइट, असम एकॉर्ड के बारे में आपने सुना होगा 1985। तो इसमें एकदम सीधा सीधा लिखा गया है कि जो लोकल ट्राइबल हैं उनके जो राइट्स हैं, उनके जो कल्चर्स हैं, ट्रेडिशंस हैं, गवर्नमेंट उसको प्रोटेक्ट करने का पूरा प्रयास करेगी। फिर उसके बाद इम्प्रूविंग रोड्स एंड रेल कनेक्टिविटी, ऑब्वियसली बिना रोड एंड रेल कनेक्टिविटी के जो मेन लैंड है और जो नॉर्थ ईस्ट है, इन दोनों को एक साथ नहीं जोड़ा जा सकता। और जब तक हम फिजिकल कनेक्टिविटी हम नहीं डेवलप करेंगे तब तक इमोशनल कनेक्टिविटी नहीं बन पाएगी, ठीक? फिर उसके साथ साथ लुक ईस्ट पॉलिसी विसेज इस नॉर्थ ईस्ट रीजन का, तो लुक ईस्ट पॉलिसी में नॉर्थ ईस्ट को भी शामिल किया जाता है। क्यों? क्योंकि जो हमारे ईस्ट एशिया या साउथ ईस्ट एशिया के कंट्रीज हैं, उनके बहुत सारे ट्रेडिशंस और कल्चर हमारे नॉर्थ ईस्ट से मिलते हैं। तो ऐसा माना जाता है कि अगर इनके साथ हमारा अच्छा रिलेशन होगा तो यहाँ से इन्वेस्टमेंट जो है नॉर्थ ईस्ट एरिया में आएगा। फिर उसके बाद बिजनेस समिट टू अट्रैक्ट इन्वेस्टमेंट इन नॉर्थ ईस्ट रीजन, ये रिसेंट एक्टिविटी है और ये बहुत ही बेहतरीन अप्रोच है नॉर्थ ईस्ट के डेवलपमेंट के लिए, ठीक है? फिर उसके बाद एग्जीबिशन एंड सेमिनार्स, ये भी रिसेंट में शुरू किया गया है और ये बहुत ही बेहतर है। बाहर के लोग वहाँ पे आएंगे, इन दोनों केसेस में बाहर के लोग वहाँ पे आएंगे, लोगों की भावनाओं को समझने का प्रयास करेंगे, लोगों की आवश्यकताओं को एक्सप्लोर करेंगे, ठीक है? उसके बाद जो बाहर के लोग हैं उनके कल्चर को भी समझेंगे, तो कल्चरल इंटरमिक्सिंग होगी। उसके साथ साथ इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा, ठीक है? जो वहाँ के लोकल लोग हैं उनको भी एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। इवन जो बाहर से इन्वेस्टमेंट के लिए लोग आएंगे वो लोकल बिजनेस को भी आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे। ऐसे में जो लोग हैं, लोकल लोग हैं, उनके अंदर एक अपनापन की भावना डेवलप होगी और उसके बाद जो है वो ऐसा मानेंगे कि नहीं ठीक है भाई, मैं भारत से ही बिलोंग करता हूँ। ओके, तो इन सभी प्रिंसिपल्स को ध्यान में रखते हुए गवर्नमेंट ने बहुत सारे स्कीम्स लॉन्च किए, बहुत सारे इनिशिएटिव्स लिए, जिसको आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं, ठीक है? इसमें देखिए 1996 से जो ये 90:10 का रेशियो आ गया सेंट्रल स्कीम्स में, ठीक है? नॉन लैप्सेबल सेंट्रल पूल ऑफ रिसोर्सेज, नॉन लैप्सेबल का मतलब ये होता है कि सपोज दैट कि यूपी है एक तरफ और एक तरफ अरुणाचल प्रदेश है। सेंट्रल गवर्नमेंट से 100 रुपया आया यूपी को और 100 रुपया दिया गया अरुणाचल प्रदेश को। यूपी ने 100 रुपए में से 70 रुपया खर्च किया, 30 बच गया। तो ये जो 30 बच गया ये वापस सेंट्रल गवर्नमेंट के पास चला जाएगा। लेकिन इन केस आप अरुणाचल प्रदेश सपोज दैट ये 50 रुपया खर्च किए, 50 रुपया बचा है, तो गवर्नमेंट इनको वापस नहीं लेगी। इवन जो नेक्स्ट बजट एलोकेशन होगा उसमें उसका जो एलोकेशन होगा उसके साथ ये कंसीडर किया जाएगा कि इनके पास अभी 50 रुपया बचा हुआ है। ओके, तो इस तरह की चीजें नॉन लैप्सेबल रिसोर्सेज बोलते हैं। फिर उसके बाद एक डिपार्टमेंट अलग से बना दिया गया, स्पेशल कैटेगरी स्टेटस दिया गया, सोशल एंड इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट फंड स्टेब्लिश किया गया, एशियन डेवलपमेंट बैंक असिस्टेड द नॉर्थ ईस्ट। तो जो एशियन डेवलपमेंट बैंक है वो भी नॉर्थ ईस्ट के डेवलपमेंट में सहायता किया। फिर उसके बाद बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम और हिल एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो जो ऊपर के ऑब्जेक्टिव्स प्रिंसिपल्स हमने देखा उसी को ध्यान में रखते हुए इन देखिए अभी यहाँ पे हम सारे स्कीम्स नहीं लिखे हुए हैं, मेजर मेजर स्कीम लिखे हुए हैं, इतना आप एग्जाम में लिख देंगे तो आपके लिए पर्याप्त होगा। ओके, तो इस तरह की चीजें की गई हैं। लेकिन अभी जरूरत क्या है? सबसे पहला जरूरत है कम्युनिकेशन एंड कनेक्टिविटी। मैं बार बार कह रहा हूं कि जब तक फिजिकल कनेक्टिविटी इंश्योर नहीं की जाएगी तब तक इमोशनल कनेक्टिविटी इंश्योर नहीं हो पाएगी, और जब तक इमोशनल कनेक्टिविटी इंश्योर नहीं हो पाएगी तब तक जो नेशनहुड, जो ब्रदरहुड की भावना है वह विकसित नहीं हो पाएगी। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट यही है कि मेनलैंड के लोग नॉर्थ ईस्ट में जाके काम करें, नॉर्थ ईस्ट के लोग पूरे इंडिया के जो मेनलैंड है उसमें आकर के काम करें, यहाँ का कल्चर वहाँ पे ट्रांसफार्म हो, वहाँ का कल्चर यहाँ पे ट्रांसफार्म हो, यहाँ के लोग वहाँ के लोगों के लाइफ स्टाइल का इज्जत करें, ठीक है? वहाँ के लोग यहाँ के लाइफ स्टाइल का इज्जत करें। तो ऐसे में एक जो वननेस की भावना होगी वो डेवलप होगी। और ये देखिए किसी भी नेशन के बिल्डिंग में ये सबसे मेन फैक्टर होता है कि उनके बीच में वननेस का एक फीलिंग हो, ब्रदरहुड की फीलिंग हो।
उसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की हमको ज़रूरत है ही है ये, अभी भी ज़रूरत है क्योंकि अभी अप टू द मार्क इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट नहीं हो पाया है। फिर टास्क विद इंसर्जेंट ग्रुप, इसको हमेशा कंटिन्यू एक ओपन चैनल, इस तरह से कहिए एक अलग चैनल ही बनाना चाहिए कि जिससे जब भी नॉर्थ ईस्ट में कोई भी इंसर्जेंट ग्रुप गवर्नमेंट को एक्सेस करना चाहे तो वो आसानी से कर ले। फिर उसके बाद कोऑर्डिनेशन बिटवीन सेंट्रल फोर्सेज एंड स्टेट फोर्सेज रिजल्टिंग इन मच बेटर टैक्टिकल रिस्पॉन्स। जो भी सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेज हैं, ठीक है, उनका जो भी कार्य करने का तरीका, देखिए बात ये है ना कि ये कभी कभी क्या होते हैं, ये अपनी ईगो में आ जाते हैं, भाई मैं तो सेंट्रल गवर्नमेंट का हूँ, मेरा क्या उखाड़ लोगे। लेकिन ऐसी भावनाएं, ऐसा एटीट्यूड नहीं होना चाहिए। जो स्टेट फोर्सेज हैं उनके साथ एक टेंडम बना करके काम करना चाहिए, एक साथ मिल करके कार्य करना चाहिए। देखिए क्या है कि जो लोकल फोर्सेज हैं, जो स्टेट फोर्सेज हैं, वो अच्छी तरह से वहाँ के टेरेन को समझते हैं, वहाँ के लोकल लोगों की भावनाओं को समझते हैं, वहाँ के लोकल लोगों की आवश्यकताओं को समझते हैं, ठीक है? अपने रिसोर्सेज को भी अच्छी तरह से समझते हैं, तो बेहतर यही होगा कि भाई देखो आप बाहर से गए हो, इनकी मदद लो और दोनों लोग साथ में मिल करके काम करो, ताकि कम से कम नुकसान में ज़्यादा से ज़्यादा फायदा लोगों को पहुँचाया जा सके। फिर उसके बाद स्ट्रिंजेंट लॉ एंड फास्ट क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम फॉर क्विक डिस्पोजल ऑफ टेररिस्ट अटैक, ये वाला पॉइंट हमने पिछले में भी पढ़ा था। उसके बाद ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी टुवर्ड्स द वायलेंस, इसका मतलब ये हुआ कि जहाँ पे ये जेड होगा, जीरो टॉलरेंस होगा, मतलब ये कि अगर कोई वायलेंस कर रहा है, लाख डेवलपमेंट के प्रयास करने के बावजूद भी वायलेंस पे उतारू है, तो इनको टॉलरेट बिल्कुल मत कीजिए, इनको सीधा सीधा, बाकी आप समझ जाइए। फिर उसके बाद ग्रेटर कल्चरल इंटरेक्शन विद द रेस्ट ऑफ द कंट्री, जैसे स्वदेश दर्शन, ठीक है, और क्या बोलते हैं साथ प्रोग्राम, ये सब प्रोग्राम जो चलाए जा रहे हैं, एक भारत श्रेष्ठ भारत, ये सब जो प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं, ये सब इसी का एक, इसी टारगेट को अचीव करने का एक तरीका है, और इसकी और भी ज़्यादा ज़रूरत है। फिर उसके बाद सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट दैट इंक्लूड्स होलिस्टिक एंड इंक्लूसिव डेवलपमेंट। ओके, होलिस्टिक का मतलब ये हुआ कि हम केवल वहाँ उनके इकोनॉमिक पक्ष को ही ध्यान में ना दें, उनका जो सोशल है, उनका जो ट्रेडिशनल पक्ष है, ठीक है, उनका जो ट्राइबल राइट्स है, जो कस्टम्स हैं, और जो उनकी लोकल परेशानियां हैं, उन सब चीज़ों को ध्यान में रख करके विकास हम करें। इंक्लूसिव का मतलब ये हुआ कि हम किसी एक सेक्शन का ही विकास न करें, समाज में रहने वाले हर एक सेक्शन, गरीब अमीर, ठीक है, बूढ़े बुजुर्ग बच्चे, यूथ, हर सेक्शन को हम ध्यान में रखें। और जो सोसाइटी में सबसे गरीब व्यक्ति है, जो सबसे इस तरह से समझ लीजिए कि जिसके पास बिल्कुल भी कोई भी तरीका नहीं है गवर्नमेंट तक पहुंचने का, गवर्नमेंट उनके तक पहुंचने का प्रयास करे। फिर उसके बाद प्रेजेंस ऑफ गवर्नमेंट टू बी फेल्ट एवरीवेयर, दैट इज द पॉइंट, यहाँ पे हम जो डिस्कस कर रहे थे कि हर एक व्यक्ति वहाँ का यह फील करे कि इंडियन गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट, चाहे सेंट्रल हो चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो, जो भारत सरकार है वो हमेशा उनके साथ खड़ी है, यह फीलिंग उनके साथ, उनके अंदर आनी चाहिए। ओके, फिर उसके बाद डिसेंट्रलाइजेशन विद द अल्टरनेट्स, इसके बारे में हमने बात कर ही ली। इम्प्रूविंग एडमिनिस्ट्रेटिव इफिशियंसी, देखिए जो वहाँ पे लैक ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव विलिंगनेस है, मतलब कि जो वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन में कार्य करने वाले लोग हैं, उनकी ऐसी क्षमता विकास किया जाए, उनके अंदर ऐसा इमोशनल डेवलपमेंट किया जाए कि वो खुद आगे आकर के लोगों के लिए कार्य करना चाहें। फिर उसके बाद प्रो पीपल गवर्नेंस, गवर्नेंस गवर्नेंस की तरह ना हो, गवर्नेंस लोगों की तरह हो, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि गवर्नेंस, देखिए गवर्नेंस का एक बेसिक प्रिंसिपल्स होता है कि हमको रूल्स फॉलो करने हैं, हमको जो ऊपर से ऑर्डर मिल रहे हैं उस पे कार्य करना है, ठीक है, जिस तरह की चीजें लिखी हैं, जो प्रोसीजर लिखा गया है, हमको उसी हिसाब से कार्य करना है, ये हो गया गवर्नेंस, ठीक है। लेकिन गवर्नेंस टू द पुअर, प्रो पीपल गवर्नेंस, ये क्या होता है कि वहाँ के लोगों की आवश्यकताओं और क्षमताओं को समझ करके उनके अकॉर्डिंग रूल्स बनाना, उनके अकॉर्डिंग प्रोसीजर्स डेवलप करना, तो इसको बोलते हैं कि प्रो पीपल गवर्नेंस, लोगों को बीच में रख करके गवर्नेंस करना। तो नॉर्थ ईस्ट में इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। उसके बाद सेटिंग अप हाई कोर्ट्स इन ऑल स्टेट्स, अभी भी आप देख सकते हैं कि वहाँ बहुत सारे स्टेट्स हैं जो जहाँ पे हाई कोर्ट नहीं है। फिर उसके बाद कोपिंग अप विद द रीजनल एस्पिरेशंस, हर, देखिए हम इंडियन सोसाइटी कर रहे थे तो उसमें भी हम रीजनलिज्म की बात किए थे। हर एक रीजन की अपनी समस्याएं होती हैं और अपनी डिमांड होती है, अपनी क्षमता होती है। तो हम उनकी समस्याओं को समझ करके उनके डिमांड को उनकी क्षमता के अनुसार
उसको हम पूरा करें। हर क्षेत्र को अपना एक पहचान देने की प्रयास करें, उनमें यह भावना डेवलप हो कि उनके क्षेत्र में विकास हो रहा है और उनके जो भी समस्याएं हैं उनका समाधान सरकार कर रही है। तो जो रीजनल एस्पिरेशन है उसको हम पूरी तरह से फुलफिल करें, ठीक है, उसको हम पूरा करने का प्रयास करें। दैट इज द ओनली वे टू विनिंग द हार्ट ऑफ द पीपल, नॉट ओनली माइंड। मतलब सिंपल सी बात यह है कि अगर आप किसी क्षेत्र के लोगों को आप अपने साथ मिला के रखना चाहते हैं तो जरूरी ये है कि उनके हर्ट पे आप विजय प्राप्त कीजिए, उनके दिल जीतिए, ना कि केवल उनका दिमाग जीतिए। ठीक है, मतलब ये सिंपल सा, विनिंग ऑफ हर्ट मोर रिलायबल देन द विनिंग ऑफ द माइंड। ओके, तो उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा नॉर्थ ईस्ट में इंसर्जेंसी क्यों हो रही है और अभी तक के गवर्नमेंट का अप्रोच क्या रहा है और आगे क्या करने की जरूरत है। यही 3 पॉइंट ही पूछेगा, जब भी आपको एग्जाम में पूछेगा तो यही 3 पॉइंट पे पूछेगा। उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। अगर कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।